आज मैं भारत के विकसित भारत, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि 2024-2047 तक, जबकि भारत अपने आज़ादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब तक भारत विकसित भारत हो जाएगा। मुझे वो एक पॉलिटिकल आदमी, कोई नेता जो है, कोई भी उद्देश्य सामने रख सकता है, मगर क्या वो विकसित भारत हो जाएगा? पहले तो सवाल ये, क्या भारत जिस मौजूदा हाल में जोग्राफिकल जो इसकी स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, जो यहाँ का सोसाइटी का कंपोजिशन है, संरचना है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, वो कहते हैं कि हर 20 कोस पे भाषा, वाणी और पानी दोनों बदल जाते हैं। मेरी परदादी और मेरी दादी कहा करती थी। सच्चाई यही है, हकीकत ये है कि 100 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, और वहाँ पे जहाँ की इतना डाइवर्सिफिकेशन हो, यूरोप के अंदर तकरीबन 30 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, और उसकी कुछ 44-45 करोड़ की आबादी है। आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, एस्टिमेटेड है। एक्चुअली तो जब जनगणना होगी, सेंसस होगा, तभी पता चलेगा। कोई कहता है 142 करोड़ की हो, 140 करोड़ की हो गई। अगर 100 साल की बात करते हैं, 100 साल की किसी भी राष्ट्र की लाइफ जो है, उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं, वो होती है उसकी संस्कृति, उसकी भाषा। तो यहाँ ये ना तो, क्योंकि भाषा संस्कृति बनाती है। जैसा कि मैंने अपनी किताब नोटबंदी बनाम हिजड़े का ब्याह में लिखा था, ये किताब जब मेरी ग्रैंड डॉटर नभन्या उर्फ पीयू, जिसको मैं प्यार से पीयू बोलता हूँ, मैंने उसका नाम रखा था पीयू, जब वो गुड़गांव में रहते थे, तो उसमें भी मैंने लिखा था, जब वो लड़की जो थी मेरी पोती, 5वीं क्लास का उसके स्कूल में मैं गया एक दफ़े, वहाँ साइंस फेयर लगा था। तो वो चीज़ मैंने देखी, वो 5वीं क्लास के जो बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ, जो आए थे पेरेंट्स बच्चों के, मैं तो ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो डॉटर इन लॉ तो गई थी, हम बाप बाबा और बेटे और पोते और पोती गए थे तीनों। तो जो एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बहुत सरप्राइज था, और मुझे भी जो है उसमें कुछ सीखने का मौका मिला अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, क्योंकि मैं तो अपने आप को हमेशा एक छात्र मानता हूँ, स्टूडेंट मानता हूँ। आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। मेरे पोते बहुत ही मुझे करेक्ट कर देते हैं। मैंने ईमेल तो करना सीख लिया था अपने बेटे से, बेटी से, बड़ी बेटी से, छोटी बेटी से, मगर मुझे अटैचमेंट लगाना नहीं आता था उसमें। वो मेरी जो बहू है, डॉटर का अटैचमेंट लगाना उसने मुझे सिखाया, और कई दफ़ा तो सिखाया, वो भूल जाता, तो उसने बार बार मुझे ठीक किया अटैचमेंट लगाना। तो मुझे आज भी कोई भी चीज़ नई सीखने में कोई एतराज़ नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ। अब आज 80 साल की उम्र में भी कोई चीज़ मैं नई से नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहो, और जब नया सीखोगे तो आपको उत्तेजना देगा, आपको शक्ति देगा, आपको एनर्जी देगा, और उससे जो है आपको ना तो अब मैं अकेला रहता हूँ, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता अपने जीवन में, क्योंकि अकेलेपन से आदमी उब जाता है। तो मैं सुबह 2 अखबार पढ़ता हूँ, बहुत से वीडियो देखता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, बहुत सी चीज़ें सोचता हूँ। तो अकेलापन तो इंसान का दुश्मन है। तो मुझे तो अकेले रहते हुए भी कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। जिंदगी भरी पूरी है, क्यों मुझे अकेलापन महसूस हो, जबकि मैं रोज़ नई नई चीज़ें सीखता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी। अभी मैं पढ़ रहा था आज इकोनॉमिक साइंस में कि रिलायंस कंपनी जो 42,000 एम्प्लॉइज को निकाल रही है नौकरी से। तो यही का सब ऑटोमेशन जो है, रोबोटिक्स जो है, उसका नतीजा है ये। तो हमारी तो साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने हमेशा इकोनॉमी को गवर्न किया है। जब स्टीम इंजन आया था अब से 180 साल पहले, उस टाइम भी ये बातें उठी थी,
जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ये बात उठी थी। तो ये आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी, जब मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन में कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये अपने आप में फुल कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो अब सवाल ये है कि जो यूएसएसआर था, सोवियत रशिया, वो 90 साल आते आते डिसइंटीग्रेट हो गया। जो वर्ल्ड की पावर था, क्यों था? कि उसकी इकोनॉमी डस्ट्रॉय हो गई थी। इकोनॉमी डस्ट्रॉय क्यों हुई? कि वो साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो गया था। वो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स वहाँ पे बड़े पैमाने पे अप्लाई हुई। बेरोजगारी फैली, आदमी को रोजगार नहीं मिला। नतीजन 90 साल के बाद जो 1917 में बनी थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेनिन की, उसके बाद स्टालिन का राज रहा बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद और भी आया, गोर्बाचोव के ज़माने में जो था, बल्कि निकिता खुर्शीव के ज़माने में जो था डिसइंटीग्रेशन का चालू हो गया था। तो 90 साल बाद एक इतनी दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीन वाला इलाका वो डिसइंटीग्रेट हो गया। 100 साल पूरे नहीं किए। तो अब आप देखिए कि क्या भारत जो इस टाइम है, जो इंडिया है, ये अपने 90 साल पूरे कर पाएगा? अभी 23 साल है 100 साल होने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज़, जो ये यूरोपियन कंट्रीज रही हैं, या यूएसए रहा है या यूके रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइटशाही चल रही है यूके में। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी डेमोक्रेसी है, तकरीबन सारे यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी है। मगर अभी जो हम इसी महीने 10 दिन पहले देख रहे हैं कि 5 तारीख को बांग्लादेश में, क्योंकि जो वहाँ इलेक्शंस हुए उनमें चीटिंग हुई, बेईमानी हुई, तो उसकी वजह से बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। जब कोई भी प्रधानमंत्री, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का, वो सत्ता में कुर्सी से चिपके रहना चाहता है, तो वो वहाँ यही होता है। मगर जो यूरोप में है, अमेरिका में है, वहाँ डेमोक्रेसी है, कोई बेईमानी नहीं होती। होती होगी तो थोड़ी बहुत होती होगी, बड़े पैमाने पर नहीं होती है। मगर भारत में भी जो 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें भी एक चीज़ ये हुई कि जितने वोट जो है कास्ट हुए मशीनों में, वोटिंग मशीन में, उससे ज़्यादा की काउंटिंग हुई। और जो 2024 के इलेक्शन में, उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। 5 करोड़ वोट जितने कास्टिंग हुई हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, जितनी वोट कास्ट हुई है मशीनों में, लॉक की गई है, उससे 5 करोड़ वोट ज़्यादा काउंट हुए हैं। क्या मशीनों ने अंडे बच्चे दे दिए वोटिंग मशीन में? वो नहीं हो सकता। तो ये धुराधुर बेईमानी हुई है। क्यों? कि आज जो है क्या हुआ है कि जब भी पहले जब मिली जुली सरकारें होते हैं, पिछले 30 साल से, 2014 से पहले 30 साल से मिली जुली सरकार, 20-20 25 पार्टी, 24 पार्टियों की सरकारें होती थी। और उनमें से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, 6 साल प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव थे, उनकी ना पार्टी में मेजोरिटी थी, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, हुए पूरे 5 साल काट गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी काट गए। तो उसमें चेक ऑफ बैलेंसेस बहुत का प्रोविजन था। वो जो 2014 के बाद एक पार्टी की सरकार आई, तो बेईमानी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसकी वजह ही बेईमानी थी, बोगस वोटिंग। कुछ आदमियों ने तो अपने वीडियो बनाकर डाल दिए कि मैंने 8 वोट डाले मशीन में, और जो इलेक्शन वहाँ पे कराने वाले थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स और पुलिस वाले सब मिले हुए थे। और ये चीज़ें जो बीजेपी रूल्ड स्टेट थी, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। तो एक तो हुआ है। दूसरी चीज़, आप जितने वोट मशीन में लॉक किए गए, उससे ज़्यादा कैसे काउंटिंग कर सकते हो? कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो उसका प्रधानमंत्री का हैंड टूल है। वही हाल जुडिशरी का हो गया है। जुडिशरी भी वीक हो गई जब 1 पार्टी रूल हुआ। वो भी किसी की सुनवाई करके राजी नहीं है। जो 2019 में पिटीशन फाइल की थी, उनकी अब तक सुनवाई चालू नहीं हुई। अब जो 2024 में
फालतू वोट काउंट किए गए, उसकी सुनवाई कब होगी पता नहीं। इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को एग्जामिन किया है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देना चाहता। जवाब है ही नहीं उनके पास, किसी के भी पास नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब ये आपने खुद डिटेल्स दी हैं कि टोटल मशीनों में इतने वोट लॉग हुए हैं, तो आपने 5 करोड़ कैसे काउंट कर दिए, वो भी आपकी वेबसाइट पे है। तो 2 डिफरेंस कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हो गई इस बेईमानी से। क्यों? उसकी चाह थी नरेंद्र मोदी की, मैं सत्ता पे बैठा रहा। उसमें 2 चीज़ें होती है कि एक तो जब सरकार बदलती है तो पिछली सरकार के जो कच्चे चट्टे होते हैं, हेराफेरी होते हैं, बेईमानी होते हैं, वो उजागर हो जाते हैं। जब एक ही सरकार बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो उसमें मिट्टी पड़ जाती है, छिपी रहती है कारपेट के नीचे, अंडर द कारपेट रहती है। दूसरी चेक बैलेंस खत्म हो जाते हैं, जो कोर्ट का जुडिशरी है उसके भी और इलेक्शन कमीशन के। तो ये जो पिछले 10 साल में जो ये सब हुआ है, ये एंटी डेमोक्रेसी है। और जैसे रशिया में कम्युनिस्टों का रूल हो गया था, वहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ थी। वो इलेक्शन तो होते थे, वोट पड़ते थे और वो फेयर देते, 1 पार्टी के उसमें पड़ते थे। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, मगर 95% 98% वोट है जो रूलिंग पार्टी है उसी को मिलते हैं। और भी बहुत सी कंट्री में होते हैं, रशिया में भी यही होता है। आज के अभी ये पुतिन का इलेक्शन हुआ है, यही हुआ वहाँ पे भी। वो और किसी जो डेमोक्रेटिक का सही, अब चाइना में वहाँ पे भी होते हैं इलेक्शन, बेशक एक पार्टी है वहाँ, मगर ये अब जो जिपिंग है ये तीसरी दफ़ा बना है, पता नहीं कैसे। नहीं तो वहाँ तो 10 साल से ज़्यादा कोई रहता ही नहीं है प्रेसिडेंट और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ। तो ये सब जो हो रहा है, जब आप डेमोक्रेसी की हत्या कर देंगे बेईमानी से और चीटिंग करके इलेक्शन में, तो फिर वही होगा जो हसीना का हाल हुआ बांग्लादेश में। ये नहीं चलने वाला है, एंटी डेमोक्रेटिक है ये। तो उस जब डेमोक्रेसी की आप हत्या कर देते हो तो क्या 100 साल चलेगा भारत में? तो मुझे तो दिखाई देता है नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं है, इज ए बिग जीरो। ये आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आज अपना 99वां साल मना रहा है और अक्टूबर में दशहरे से जो है उसका 100वां साल चालू हो जाएगा, 99 साल पूरे करके। तो 100 साल में राइज एंड फॉल ऑफ आरएसएस अलॉन्ग विद नरेंद्र मोदी का तो उससे पहले हो जाएगा फॉल। क्योंकि जब आप चेक एंड बैलेंसेस खत्म कर देते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसका एंड आ गया, मौत आ गई। अब जब हम अपनी बॉडी को भी देखते हैं, अब मैं 80वें साल में अभी अगले महीने 24 सितंबर से एंटर कर जाऊँगा, अगर जो हम अपनी बॉडी का चेक बैलेंस खत्म कर दे, अपने खाना पीना जो है, क्या खाए क्या नहीं खाए, उम्र के साथ साथ खाना है, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है। तो चेक एंड बैलेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो समाज है, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष है, या राष्ट्र या समाज है। अब इन्होंने जो ये बेईमानी की है, ये अगर जो आरएसएस जो हिंदू की बात करता है, तो हिंदू कौन है? हिंदू तो सभी है, कौन हिंदू नहीं है? क्या जो आरएसएस से जुड़े हुए आदमी है वही हिंदू है? जो आरएसएस से जुड़ा आदमी है वो हिंदू नहीं है, वो देशद्रोही है, वो एंटी हिंदू है? बिल्कुल गलत बात है ये। तो जब तो हिंदू, अगर जो ऐसी बात होती, इनको हिंदुओं को आरएसएस पर विश्वास होता, तो सन 47 से लगा के आज तक जो है बीजेपी की सरकार होती, जनसंघ की सरकार होती, जो इससे पहले इसका प्रेडेसेसर था जो 1951 में बन गया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज को चेक एंड बैलेंस चाहिए। अब ये नरेंद्र मोदी आया, ठीक है, आपकी मर्जी, आपका नेता है, आपका प्रचार का जिसको चाहो उसको बनाओ, मगर उसके ऊपर चेक बैलेंस होने चाहिए, जो कि आरएसएस ने अपना भी खुद खत्म कर दिया। जो भी, जब वो पहले तो चीफ मिनिस्टर का झगड़ा हुआ,
कौन गुजरात में चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आरएसएस ने अपने ही एक दूसरे प्रचारक जो मोदी का कंप्यूटर था, होम मिनिस्टर था केशु भाई की गवर्नमेंट में, उसकी हत्या करा दी। उसकी बीवी और बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी को एक छत्र आपने सौंप दी गुजरात का। उसके बाद जब पहली दफा प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन में लड़ने लगा तो आरएसएस में ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं और वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपस में आलोचना भी करते हैं, विवेचना भी करते हैं, मगर सबको रोक दिया गया कि कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। प्रवीण टोकोडिया जो राम मंदिर को लेकर चलता रहा, घृणा और नफरत फैलाता रहा, और उसको भी उन्होंने ठंडा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी था, उसने मोदी को क्रिटिसाइज किया, जो कि एक चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको कहा चुप रहो, मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मोहन भागवत ने उसको कई दफे समझा दिया, वार्निंग दे दी। अब बाद में प्रवीण टोकोडिया की भी हत्या कराने की कोशिश की राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए बिता दी, उनको ही साइडलाइन लगा दिया गया और कहा कि कोई मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये ऐसे ही हो गया कि एक माँ अपने बच्चे को शुरू से कहना शुरू कर देती है कि बेटा तू तो गद्दी पे बैठेगा, तो बच्चे के दिमाग में यही आती मैं तो गद्दी पे बैठूंगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बच्चा कुछ गलत भी करता है तो उसको कोई सुधार नहीं सकता, क्या वो उसकी बैक उसकी माँ है, उसके माँ बाप है कि हमारे बच्चों को तुमने कैसे कह दिया इसने ये गलत काम किया, लड़ने को आ जाएंगे, सुनेंगे नहीं आपकी बात। तो वही जो है आरएसएस ने किया। और उसमें दूसरी चीज थी, उनकी पॉलिसी थी कि कोई 2 दफे से ज़्यादा कोई ना बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, ना जनसंघ का जो इसका प्रोड्यूसर था उसका अध्यक्ष बनेगा। उसको भी तोड़ दिया उन्होंने, तीसरे को मोदी को कर दिया। अब दूसरी चीज है कि आरएसएस की पॉलिसी कलेक्टिव लीडरशिप की। आरएसएस में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, मेरे चाचा लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता जी विरोध में, उन्होंने तो आरएसएस को कोठी दी हुई थी अपनी 500 गज की, जिसमें आरएसएस का ऑफिस होता था। सन 48 में जब गांधी का मर्डर हुआ था और उसमें बैन लगा था, तो मेरे चाचा की कोठी भी सील कर दी गई थी, उनका भी वारंट इशू कर दिया गया था। और उनका मुंह भंग हुआ आरएसएस से जब दीनदयाल उपाध्याय का गोलवरकर ने मर्डर हत्या करा दी। दोनों ब्राह्मण थे, क्योंकि वो जो थे इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ डिसीजन लिए थे उन्होंने, और उसको जो था गोलवरकर को बात पसंद नहीं थी कि कोई अपने आप डिसीजन मेकिंग करे। वो इंटेलिजेंट आदमी था दीनदयाल उपाध्याय, तो अपने ही आदमी की, अपने ही भाई की हत्या करा दी, अपने ही प्रचारक की हत्या करा दी। तो ये आरएसएस ने जितनी अपने आदमी को हत्या की उतनी अपोजिशन वालों की नहीं की, जो नॉन आरएसएस में बढ़ नहीं है, बड़े बड़े नेताओं की हत्या कराई है। तो ये सब पॉलिटिक्स में होता है कि अपोजिशन के अपने जो पहले तो अपनों से लड़ना पड़ता है ना, सत्ता में आने के लिए। अपोजिशन वाले तो बाद में लड़ोगे, तो उसमें अपनों की हत्या करनी पड़ती है। पहले तो रजवाड़े होते थे, राजा होते थे। अब जैसे ये पृथ्वीराज चौहान बना था, अपने 2 बड़े भाइयों की हत्या करने के बाद बना था। ये राणा प्रताप का जो बाबा था, राणा सांगा, वो भी अपने 2 बड़े भाइयों की हत्या करके खुद राजा बना था। औरंगजेब भी अपने 2-3 बड़े भाइयों की हत्या करके खुद बना था राजा, बादशाह बना था। तो ये नहीं काम बात है, हत्या है, पॉलिटिक्स में होती है सत्ता कुर्सी पाने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। अब सवाल ये हुआ कि जो कलेक्टिव लीडरशिप वाली बात थी, जब बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल गई तो पहले 5 साल तो ठीक ठाक चला, उसमें ज़्यादा बेईमानी नहीं हुई। जो दूसरे तो बड़े पैमाने पर इलेक्शन बेईमानी हुई, बोगस वोट तो डाले गए। उसके अलावा जितने वोट डाले, कास्टिंग हुई, जितने लॉन्ग हुए, मशीन हुए, उससे ज़्यादा वोटर की काउंटिंग। 2024 में तो बहुत बड़े पैमाने में बेईमानी हुई है। चलो ये भी हो गया, मगर जो कलेक्टिव लीडरशिप है और डिसीजन मेकिंग है वो तो ख़त्म हो गया था पहले 5 साल के बाद। पिछले 5 साल में जब 2024 के इलेक्शन में
भाई वो पहले कहते थे, जब मोदी पहली दफ़े बने थे प्रधानमंत्री, उनका भी पार्टी मेरी माँ है, और सच्चाई यही है। तो कोई भी लीडर होता है डेमोक्रेसी में, पार्टी उसकी माँ होती है, पार्टी उसको लीडर बनाती है, अपनी मानती है, लीडर पार्टी नहीं बनाता। तो अब जो था, मोदी ने अपने इलेक्शन में ये ना होगा कि ये मोदी की गारंटी है, बीजेपी की गारंटी नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा कि ये बीजेपी की पार्टी की गारंटी है। यानी कि मोदी ने पार्टी से ऊपर उठ गया। पार्टी का जो तंत्र है इलेक्शन लड़ने का, वो जीरो हो गया। बाकी सब जो नेता थे पार्टी के, जो सब मिलकर पार्टी के लिए काम करते, वो सब जीरो हो गए। तो जब हर मीटिंग में उसने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो पब्लिक को बीजेपी से तो अलग कर दिया। और फिर जो कि अब की बार 400 पार, कि वो 400 तो हमें पार्लियामेंट में मेंबर मिल ही जाने, तो मैं करने क्या जरूरत है, 272 तो चाहिए ना। तो जो आरएसएस के स्वयं सेवक थे वो भी ठंडे पड़ गए कि भाई मोदी को 400 पार। तीसरी तो बात हुई कि इन्होंने जो भ्रष्टाचारी थे सारे, जिनको नरेंद्र मोदी खुद कहते थे हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उनको अपनी पार्टी में मिला लिया। अब जिनको आप भ्रष्टाचार मिला रहे हो, उनको वो इलेक्शन जीत सकते हैं, अपनी पार्टी में मिला ले, तो आरएसएस कैसे तो आपको मदद करेगा उसके लिए, जिनको आप भ्रष्टाचार बता रहे हो, बेईमानों को, जिनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप अपनी पार्टी में लाकर टिकट दे रहे हो, उनको चीफ मिनिस्टर बना रहे हो। जैसे हम हेमंता विश्वास को बना दिया आसाम का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीनी मूल का आदमी है, उसका डीएनए चाइनीज़ है, उसकी शक्ल तुरंत चाइनीज से मिलती जुलती है, आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो सारे भ्रष्टाचारी जब आपने अपनी पार्टी में ले लिए, सारा जहर जो है दूसरी पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो होना क्या था? कौन आपको सपोर्ट करेगा? जो ईमानदार आदमी है, जो बिना किसी लालच के सेवा कर रहा है आपकी पार्टी की, वो क्यों काम करेगा? तो इसलिए ये जो 100 साल की जो बात कर रहा है कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता कुछ होने वाला है। क्योंकि उसकी वजह से इंडिया जो है बड़ा ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, कल्चर है। अब तमिलनाडु की कल्चर जो है, मैं तमिलनाडु, मुझे तो भाषा ही नहीं आती, वो उनकी कल्चर तो मैं क्या समझूंगा। और 6000 साल पुरानी है लैंग्वेज तमिल। ये तो जो दिल्ली सरकार से, जो दिल्ली तक से कभी गवर्नर नहीं हुआ, ट्रिपल लैंड जो है, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये केरला, तमिलनाडु, कभी गवर्नर नहीं हुआ है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलाया था इन्हें। आसाम जो था वो भी 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया था, नहीं तो वो आज़ाद मुल्क का 600 साल तक अहोम का राज रहा। उत्तराखंड और हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये नेपाल के हिस्से थे। 1816 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के संधि की थी। अब मैं जो है देखता हूँ कि राजस्थान की जो मारवाड़ी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। मैं दिल्ली और भारत की बात और समझता हूँ, वो कहते ये भी हिंदी है, कहाँ से हिंदी होगी जो मुझे समझ में नहीं आती। ऐसी जो मैथिली है और भोजपुरी है बिहार में, वो कहते हैं हिंदी है, मुझे तो समझ में नहीं आती वो कौन सी हिंदी है। ना मैं मैथिली समझता हूँ, ना भोजपुरी समझता हूँ बिहार की। ऐसी हरियाणवी जो है वो भी मुझे आधी समझ में आती, आधी नहीं आती समझ में। तो ये हम जो वो कहते हैं कि 20 कोस यानी हर 30 किलोमीटर पे पानी और वाड़ी बदल जाती है, सच्चाई है। मेरी दादी और परदादी कहा करती थी। मेरी परदादी 105 साल की उम्र रही थी जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो भयानक बड़ी सिचुएशन है। और डेमोक्रेसी की भी हत्या हो रही है। जब इलेक्शन कमीशन, जब बेईमान को, जब इलेक्शन कमीशन में आप अपने पिल्लों को बैठा दोगे, रिटायरमेंट के बाद आपको नौकरी दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, तो आपको जो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा ना। तो जब आप डेमोक्रेसी की हत्या करते हो, जब अब बांग्लादेश का तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अभी 12 तारीख को ये लोकसभा राज्यसभा का सेशन खत्म हुआ, बजट सेशन।
और मोदी को 240 सीट मिली, 400 की जगह 272 भी नहीं मिली। क्या वो तो ये 200 सीटों पर भी सरकारें 5-5 साल पूरी की है। जैसे नरसिम्हा राव की सरकार थी, वाजपेयी की सरकार थी, उनकी भी मेजोरिटी नहीं थी, उनकी 240 सीट भी नहीं थी, वो पूरे 5 साल चली। तो मुश्किल बात नहीं है कि सरकार चल रहा है। मगर जो मोदी ने RSS ने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो 75 ईयर्स की एज है वो रिटायरमेंट की एज है। अब मोदी के भी 1-1.5 साल में 75 ईयर्स हो जाएंगे। तो एक तो चीज़ है कि इसके रिटायरमेंट की एज फिक्स, तो इसको भी रिटायर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि सबकी आम सहमति से कलेक्टिव लीडरशिप हो, कलेक्टिव पॉलिसी हो, उसको ब्रिज किया, कहा ये मोदी की गारंटी है, कभी नहीं कहा बीजेपी की गारंटी है। अब कोई आदमी तो जो है पता नहीं उसकी आज जिंदगी है कल नहीं है, वो पार्टी की तो चलती है ना, आज ये तो नहीं नेता होगा, दूसरा नेता होगा, वो पार्टी की दूसरों को इलेक्ट कर लेगी। तो मोदी की गारंटी की, एक इंसान की गारंटी के बीच पे कोई भी नेशन नहीं चल सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, नामुमकिन है। तो समाज का और सोसाइटी का ये नियम ही नहीं है कि एक आदमी की गारंटी हो। और खासतौर पर डेमोक्रेसी में तो ये चीज़ बिल्कुल चलने वाली नहीं है कि एक आदमी जनता हो ये मेरी गारंटी है। तो नारा ही गलत था, और जो RSS की फिलॉसफी है उसके खिलाफ था कलेक्टिव लीडरशिप। तो कलेक्टिव लीडरशिप की जब नरेंद्र मोदी ने हत्या की और वो वन पार्टी रूल उसने बनने की कोशिश की, अपने आप को बादशाह, तो जिस RSS ने उसकी छवि बनाई थी मोदी की कि इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई चीज़ के ऊपर चेक बैलेंस नहीं होगा, आज वही RSS जो है इसके ऊपर धूल मिट्टी फेंक रहा है। वो जो है मोहन भागवत जो RSS का मुखिया है, वो खुलेआम मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। मोदी ने कहना कि मैं तो भगवान हूँ, उसको गलतफहमी हो गई कि मैं भगवान, मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान का काम कर रहा हूँ। और भगवान का काम तो सभी कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी भगवान का ही काम है, मैं कौन होता बनाने वाला। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये अब जो है 2024 बहुत लंबा है। ये जो सरकार है मोदी सरकार, पहले कहते रहे मोदी सरकार 10 साल, अब कह रहे हैं NDA की सरकार, मगर एक्चुअली है मोदी सरकार। मोदी कोई बात पछने वाली नहीं कि मैं तो जब ने अनाउंस कर दिया पब्लिकली कि मैं भगवान हूँ, तो फिर कहाँ बची डेमोक्रेसी। और जब डेमोक्रेसी ख़त्म होगी तो फिर बीजेपी भी ख़त्म हो जाएगी और RSS भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है 2024 की जो बेईमानी है, ये शेख हसीना की तरफ नरेंद्र मोदी को भी ले आ रही है। उसको भागना पड़ा, हो सकता है इसको भी क्या भागना पड़े, पैसा वैसा तो बहुत है इसके पास। तो मुझे तो ये लगता है कि राइज एंड फॉल ऑफ RSS, ये 100 साल, अब जब मैं देखता हूँ 100 साल, अब जो ये बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन 2300 साल पहले जब मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, उसके बाद उसका पोता ये अशोक द ग्रेट, महान अशोक, उसके बाद अशोक का बेटा और उसके 2 पोते, यानी कि छठी पीढ़ी आते आते 137 साल में मौर्य वंश का खात्मा हो गया। 137 साल, पर आज के टाइम में 100 साल बहुत लंबी कौड़ी है, बहुत दूर की बात है। मुझको नहीं दिखाई देता 100 साल जो चलने वाला है। अगर 90 साल में USSR ख़त्म हो गया, जहाँ वन पार्टी रूल था, कोई अपोजिशन नहीं होता था, तो हिंदुस्तान में तो जहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियाँ हैं, तमिलनाडु से 56 के बाद जो है जो DMK या अन्ना DMK राज रहा है,
केरला में कम्युनिस्ट का राज रहा है या कांग्रेस का राज रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है जो विकसित भारत की बात कर रहा है नरेंद्र मोदी, अब से 23 साल आगे, उससे पहले शायद बीजेपी और आरएसएस दोनों का ही अंत हो जाएगा। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसको 90 साल चली, आज 75 साल में, शायद 85 साल और 10 साल में जो इसका खत्म हो जाएगा। ये 90 साल भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है और यहाँ की जो कल्चर आज़ादी पसंद आदमी है और भले ही डायनेमिक आदमी है, शायद और भी जगह डायनेमिक होंगे। तो एक जो 2024 के इलेक्शन में लोकतंत्र की हत्या की गई है, वोटों की काउंटिंग में बेईमानी की गई है, नहीं तो शायद बीजेपी को जो है 150 से भी कम सीटें मिलती अगर जो ईमानदारी से काउंटिंग हुई होती और इलेक्शन हुए होते। जनता वन पार्टी रूल पसंद नहीं करती इंडिया में। यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या मल्टी पार्टी रूल ही होना चाहिए और उसी में प्रोग्रेस हुई है इकोनॉमिक भी। तो मुझे जो इससे 2024 के जो इलेक्शन में हुए, इसमें जो बेईमानी हेराफेरी हुई है, उसमें सभी शामिल है, आरएसएस भी शामिल है, बीजेपी तो उसका एक मुखौटा है, मोदी भी उसका मुखौटा है, इलेक्शन कमीशन भी उसका एक पिल्ला है, सुप्रीम कोर्ट भी उसका एक पिल्ला है। जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं सब, कोई किसी के लिए जवाब दे दिया, भ्रष्टाचार का चाहो तो आलम हो रहा है, रिश्वतखोरी का। तो ऐसे हालत में किसी भी सोसाइटी का कितना दिन चलाओगे, नहीं चलने वाला। तो ये 2024 तो बहुत लंबी चीज़ है, 2047 तो बहुत लंबी चीज़ है। मुझे लग रहा है अगले 10 साल में, 10-15 साल में इसका बेड़ा डूबने वाला है। तो एक तो चीज़ ये है, जब बिगड़ना होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंदिरा गांधी ने कि भाई आबादी जो है, जब फैमिली प्लानिंग चालू हुई थी 50 साल पहले 1975 में, तो एक तो आबादी तेज़ी से घट रही है, जब भी जनगणना होगी वो पता चल जाएगा। साउथ इंडिया जहाँ पे इस पर ईमानदारी से अमल हुआ है, उनकी आबादी ज़्यादा घटी है। यूपी, बिहार और नॉर्थ की जो है सो कॉल्ड हिंदी स्पीकिंग काउ बेल्ट में आबादी उतनी तेज़ी से नहीं घटी, तो वहाँ पे भी उतनी तेज़ी से नहीं घटी है, अभी भी बढ़ रही है। दूसरी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, जितनी इंडस्ट्री जा रही है, अब मेरी बेटा जो है बंगलौर में बैठा हुआ है, मेरे डॉक्टर ला, तो वही नॉर्थ इंडिया छोड़ के क्यों जाना पड़ा? ये जो सब कंपनियां हैं, तो वहाँ पीसफुल ना हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान का नहीं है, कब्रिस्तान और शमशान का। वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, डाइवर्स। तो वहाँ पे जो है एजुकेशनली भी एडवांस हो गए हो नॉर्थ के मुकाबले, एजुकेशनली बेटर है, फाइनेंशियली बेटर है। तो एक तो जो एक यूनिटी के लिए है वो वहाँ पे है, साउथ में जा रहा है। और फिर वैसे भी ये साउथ ऑफ विंध्याचल जो है, ये वो कहना चाहिए नर्मदा वैली, वो तो हमेशा से अलग ही रहा है ना नॉर्थ इंडिया से। ये दो कॉन्टिनेंट, एक साउथ पेनिनसुलर इंडिया, साउथ ऑफ नर्मदा वैली, एक नॉर्थ ऑफ इंडिया वैली। तो ये सब जो है फैक्टर्स हैं। उसके अलावा जो है डेमोक्रेसी का तो हत्या हो गई। जब एक तो बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी के 20 पनपते हैं, और पनपते हैं, आप उसकी हत्या कर दो कोठरी में चिपके रहने के लिए। उसमें भी नरेंद्र मोदी को अकेले को दोष देना गलत है, वो सही नहीं है। क्योंकि जब आपने चेकिंग बैलेंस आरएसएस से खुद खत्म किए, ये दैनिक वो क्या नाम है, विदेशी जागरण मंच, वो नहीं बोलेगा मोदी के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद वो नहीं मोदी के खिलाफ, वो जो उसने टिकोडिया को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो उसकी पार्टी में अगर जो आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते नेता को अपने, वो पार्टी क्या होगी, पूरा डिक्टेटरशिप हो गई, पार्टी में भी गवर्नमेंट में भी। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को जो इन्होंने खुली छूट दी मोहन भागवत ने और इसके साथियों ने, वो गलत था, वो एंटी डेमोक्रेसी था और हिंदुइज्म के भी खिलाफ था। वो हिंदुइज्म कभी नहीं कहता कि एक तरफा हो, वहाँ तो हमेशा वाद संवाद, वाद विवाद का संस्कार रहे हैं। बड़े बड़े धर्मशास्त्री आपस में वाद विवाद करते थे, वो जीतता था, कोई हारता था।
तो वो जो आरएसएस ने ब्रेक किया, अब मोदी को बेलगाम कर दिया, आज वो मोदी यहाँ से निकल गया। तो ये जो सब चल रहा है, ये हो रहा है, ये मैं समझता हूँ किसी भी समाज के भी खिलाफ है, ना तो उसके हित में है। क्या समाज तो अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है, जैसे नदी पानी अपने बहने का रास्ता ढूंढ लेता है, नाले नदियों में जाकर मिल जाते हैं, छोटी नदी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, बड़ी नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो पानी तो रास्ता है, समाज भी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है। और जो ये विकसित भारत का बात कर रहा है, अभी जो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कि भारत को, इंडियन इकोनॉमी को जो पर कैपिटा इनकम है यूएस की, उसका 1/4 होने में 75 ईयर्स लगेंगे और चाइना को लगेंगे 10 ईयर्स। तो यानी कि 1/4 का मतलब ये है कि आदमी को 2 टाइम की रोटी अपना शांतिपूर्वक बनता है, जो कि नहीं मिल रही है। तो 75 साल का मतलब ये है कि ये 23 साल नहीं, ये 2023 की रिपोर्ट है कि 75 साल में जो है इंडिया जो है, जिसको कहना चाहिए विकसित हो जाएगा। तो 23 साल का जो झांसा दे रहा है मोदी, वो गलत है। कोई नहीं मानने वाला इस बात को, होगा भी नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि 90 साल आते आते हो सकता है कि हिंदुस्तान में आज़ादी आ जाए। बहुत से जो है आज इनका सारा ब्लड कंट्रोल कर रहे हैं, स्टेट्स की माली हालत ख़राब है, जिसको चाहे उसको पकड़ के जेल में डाल दो चीफ मिनिस्टर को, या तो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करे, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल दो। कोई सुनवाई नहीं है उसकी, 2-4 साल 5-7 साल के लिए जेल में डाल दो झूठे से केस बना के। देखिए ये नया ट्रेंड चला, पहले भी होता था, हमें थोड़ा बहुत, अब तो बड़े पैमाने में चल रहा है पिछले 5 साल से। तो मुझको तो लगता है कि ये अनाचार और अत्याचार ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। हिंदू जो है, सनातन धर्म जो है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। जब वेदांत बने थे, वेद बने थे, तो उनका अपोजिट होता चार्वाक दर्शन था, चार्वाक शास्त्र था। वेद कहते थे कि भगवान है, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे मरने के बाद, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे। चार्वाक शास्त्र ये कहता था, दर्शन ये कहता था, कोई नरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। और जो वेद था उसकी हत्या कर दी जैन, जब जैन दर्शन आया। अब उसका गौतम बुद्ध ने तो खुद कहा भगवान कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। वो बुद्धिस्ट है, उन्होंने वेदांत की हत्या कर दी। और जो बच्चा को उसको जब ये पुराण आए तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने हत्या कर दी। तो हत्याओं का दौर तो समाज में और मुखालफत का दौर ये चलता रहा है। विचारों की मतभेद हमेशा से रहे हैं। मुझे आप विचारों के मतभेद को जो है उसका, जो आपसे एग्री नहीं करता आपको जेल में डाल दो। तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इंग्लैंड में किसी को वहाँ लगे राज चाहिए, किंग तो नाम का ही है या कोई नाम की है, बाकी तो वहाँ डेमोक्रेसी इलेक्शन होते हैं, ईमानदारी से होते हैं। अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं, कोर्ट वगैरह में जाते हैं, इलेक्शन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है मुझको तो दिखाई देती है, बहुत भयानक है। ये 100 साल जो है इंडिया अपनी प्रेजेंट जोग्राफिकल लिमिट से पूरी नहीं कर पाएगा। इसमें नई नई जोग्राफी बनेंगी, जो स्टेट्स हैं वो शायद बहुत से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसकी इंडिपेंडेंस किस शक्ल में होगी ये मैं नहीं जानता। तो आज भी इंडिपेंडेंस है, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी नहीं है इंडिपेंडेंस बात। वो इंडिपेंडेंस जो है 10 साल बाद या 15 साल बाद किस शक्ल की होगी। क्योंकि वो चाणक्य ने कहा था कि राजा के पास धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। फौज की जरूरत लोग कहते जिसके पास पैसा है उसके पास फौज तो अपना आप इकट्ठी कर लेगा। किराए के बहुत टट्टू करते हैं। और आज जो ये अग्निवीर की स्कीम चालू हुई है, 1-1.5 साल से पहले
कोरोना टाइम में 2-2.5 साल तो कोई भर्ती नहीं हुई। पहले 70-80 हज़ार रुपये आदमी की भर्ती होती थी, वो 20-25 साल जो नौकरी करते थे उसका पेंशन मिलती थी। अब सब खत्म हो गया। और जब ये ट्रेंड आदमी 4 साल के बाद 22-23 साल की उम्र में आज़ाद होकर आएंगे फौज से, तो इनको तो रोज़गार चाहिए ना। इनको जो रोज़गार देगा वहाँ चले जाएंगे। अब जैसे रशिया में यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ये वहाँ चले जाएंगे। इसराइल की हमास की लड़ाई चल रही है, अभी भी 10,000 आदमी यहाँ से भर्ती करके हरियाणा गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने भेजे हैं, ये वहाँ चले जाएंगे। और ट्रेंड आदमी मिल जाएंगे तो। और इनको स्टेट से वो तो ये तो नहीं है कि यूपी का दिल्ली के आदमी हो या गुजरात के आदमी हो गया अग्निवीर। तो अग्निवीर तो जो है ज़्यादातर तो ये नॉर्थ इंडिया के ही आदमी आएंगे, साउथ के भी आएंगे, कुछ आएंगे। तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे देगी। अब वो ट्रेंड आदमी को हाईली ट्रेंड आदमी हो गया लड़ने के लिए। अब लड़ाई में कुछ आदमी तो मरते हैं, जीते भी है, हमेशा से ही हुआ है। और ये पंजाब के जितने बढ़िया फाइटर्स हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है, मैचलेस है पंजाबी। क्योंकि ये तो हज़ारों साल से, सिकंदर के ज़माने से, जो तकरीबन 2300 साल पहले आया था और उसने पर्शियन एम्पायर जो थी उसको ख़त्म कर दिया था, हरा दिया था 2300 साल पहले। और वो या व्यास नदी भी आ गया था, सतलुज के पास तक पहुँच गया था, यहाँ से वापस लौट गया था। तो ये जो है, ये मुझको दिखाई तो दिया रहा है कि ये जो मोदी ने किया है, ये मोदी की गारंटी है। इस किस्म के नारे इससे पहले कभी दिए नहीं गए। जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी। वो एक आदमी जो था, नेहरू ने कभी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं समझा, ऊपर नहीं समझा, किसी पार्टी नहीं समझा, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं होता था। ये नरेंद्र मोदी जो है, पिछले 75 साल में ये पहला आदमी है जिसने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की शक्ल पर वोट पड़ते हैं, मैं जिताता हूँ। तो किसी की शक्ल पर वोट नहीं पड़ते, वोट पड़ते हैं काम के ऊपर। जो आज बेरोजगारी का बदहाली है, एक उस वजह से ये मोदी सरकार को 240 सीटें मिली हैं, वो भी बेईमानी से, नहीं तो इसको 125-150 सीट मिलती है। 230 है, 240 पे आ गया, 63 सीटें कम हो गई, 69 सीटें कम हो गई। तो ये सब जो चीज चल रही है आज के हालत में, तो मुझको तो लग रहा है कि ये 2047 की बात कर रहा है, ये 2037 तक ही पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है कि उससे पहले जो है अलग हो जाए और खुशहाली आ जाए। अब क्योंकि ये तो अभी 1-1.5-2 साल में मामला खुलने वाला है। क्योंकि एक तो मोदी के 75 साल हो गया कि 75 एज, कांग्रेस इसको हटाएगा अपनी पॉलिसी के मुताबिक। और ये कभी छोड़ेगा नहीं आसानी से, बिना मारा मारी के, बेशक को पार्टी तोड़नी पड़े। कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बहुत से आदमी गए, बीजेपी को तोड़ के गए, कल्याण सिंह गया था, उमा भारती गई थी तोड़ के। तो बड़ा टूट हो सकती है, नई भी पार्टी बन सकती है। तो ये बात है। दूसरी चीज़ की ये एक तो इसकी 75 केस हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये महिलाओं का आरक्षण किया 1/3 सीटों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, जब जनगणना होगी, सेंसस होगा तो उसको भी लागू करने के लिए रास्ता खुलेगा। तीसरी चीज़ जो होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि शूट कास्ट शूट ट्राइब में भी क्रिमिनल लेयर लागू करो। मोदी भी उसका सपोर्ट कर रहा है। वही कुछ 2-4 जातियाँ उन्हीं को बेनिफिट मिला है ना पिछले 75 साल से, 50 से, 19 जनवरी 50 से लागू हुआ था जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर इशू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। अब जैसे दिल्ली में से 16 जातियाँ थी, उसमें 3-4 जातियों को फ़ायदा मिला, बाकियों को कुछ मिला ही नहीं। जो भंगी जाति के आदमी, उसमें कितने आदमी IAS बने हैं। जो राजस्थान में मिर्जा जाति उसी के बने। तो कुछ 2-4-5 जातियों को छोड़ के बाकियों को आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जहाँ थे वहीं पड़ गए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। बिहार में जब उन्होंने कास्ट
सेंसस कराया, जिसको खास सर्वे का नाम दिया गया, क्योंकि लीगली वो सेंसस नहीं करा सकती स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकती है सेंसस एक्ट के मुताबिक। तो ये सेंसस होगा, जनगणना तो करानी पड़ेगी। तो ये एक जो मुझे तो लग रहा है कि ये 2024 चल रहा है, ये 30 होते होते बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। 47 की बात तो बहुत दूर है। और इकोनॉमिक जो फैक्टर है जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इकोनॉमिक हालत भारत की बद से बदतर होती जा रही है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। सारी इंडस्ट्री साउथ में जा रही है, और ये आईटी इंडस्ट्री है, इसका भी डूबने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जो आईटी इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत जॉब मिले हुए हैं, 30-40 लाख आदमी उसमें अप्लाइड है, और जो आर्टिफिशियल है, एक स्विच बोर्ड पे आप स्विच करोगे और सारा आपको वहाँ मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, इसमें भी हार्डली 10% जॉब बचेंगे, और 90%, 85%, 90% ये भी जॉब खत्म हो जाएंगे। तो बेरोजगारी बद से बदतर होगी। और खेती बाड़ी तो ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका डेवलप हो रहा है, उपज बढ़ रही है, तो किसानी तो नहीं खत्म होने वाली। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी, जो 30% इनकम है जिसको एग्रीकल्चर का पार्ट बोलते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री से होता है। दूध, घी दूध से, गाय भैंस का दूध है, भेड़ बकरी का दूध है, ऊँट का दूध है। तो ये जो है, जो 30 पे जो मैंने हाउसिंग फॉर द पुअर वो मैंने दिया था, एक अपना आर्टिकल वो में ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी किताब में पब्लिश है, तो उसमें मैंने सारी ये विलेज इकोनॉमी को डिस्कस किया था। ये बात है तकरीबन मैंने डिस्कस किया था समटाइम इसको 84-85 में। जो एनवायरमेंटल इशू क्रॉप अप हो रहे हैं पॉल्यूशन के और ग्लोबल वार्मिंग के, जब वर्ल्ड की आबादी घट रही है, भारत की भी आबादी घटनी शुरू हो चुकी है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एल फैक्टर ये भी अपना आप घटना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ अगले 50-60 साल में ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो है मामला, ये भी सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो 200 साल में पिछले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग चालू हुई, वो जो है अगले 50 साल में ख़त्म हो जाएगी और नॉर्मलाइज आ जाएगी, जहाँ पे 200 साल पहले एटमॉस्फेयर टेम्परेचर था, वहीं आ जाएगा 50 साल में। तो ये भी चीज़ जो है, ये सब टेम्पररी फेज है, और किसी भी सोसाइटी और नेशन के लाइफ में 50 साल 100 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बशर्ते वहाँ की डेमोक्रेसी मजबूत हो, कलेक्टिव लीडरशिप हो, ना कि वन मैन डिक्टेटरशिप। जो पिछले राजे रजवाड़े थे, जैसे बताया कि मौर्य वंश जो था, उसका बाबा चंद्रगुप्त मौर्य, बाप बिंदुसार, अशोक, उसके 2 बेटे और उसके बापू थे। उसका ये जो था, इसमें ब्राह्मण ने मर्डर कर दिया था, गला काट दिया था, तो 6 पीढ़ी आते आते खत्म हो गया। तो आरएसएस का भी अब एंड है, एंड उसका चालू हो चुका है। मोदी को बेलगाम छोड़ना, विदाउट चेक एंड बैलेंसेस, ये आरएसएस की मौत को उसने एक्सपीडाइट कर दिया, उसकी स्पीड को तेज कर दिया, एक्सेलरेशन दे दी, पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। मैं कभी कभी डीजल की जीप होती थी, मेरे पास नई ब्रांड न्यू जीप थी, तो सड़क के पास उस टाइम ट्रैफिक नहीं होता था, तो मैं उसका फुल एक्सेलरेटर दबाता तो 90 की स्पीड से ज़्यादा जाती नहीं। तो डीजल की जीप उस जमाने में 90 की स्पीड से जाती थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, समटाइम 1990 की बात, 2005 में थोड़ा टायर गया था, नहीं 90 नहीं, 94-95 के बाद फुल एक्सेलरेटर पर 90 की स्पीड, ब्रांड न्यू जीप थी। मेरे पास महिंद्रा वाली जीप होती थी, वो मैंने खुद ही परचेज की थी। अब तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है,
शायद ज़्यादा चली जाती हो। पेट्रोल वाली तो चली आती थी 120 तक। मैंने हुंडई जो है कार थी, वो मैं 120 की स्पीड से आगे स्टेट बैंक से और गुड़गांव में है उद्योग विहार से और पालम एयरपोर्ट पे 120 की स्पीड पेट्रोल वाली तो चल जाती है, डीजल के नहीं चलती थी। क्या डीजल इंजन में भी बहुत ड्रॉप्स हुए हैं। तो 70-80 की स्पीड से मैं अपनी कार आप चलाता था। अब तो सड़कों में बहुत ट्रैफिक बढ़ गया। तो हालांकि मेरे बच्चे भी कहते थे पापा कि आप मत चलाया करो, आपको उम्र नहीं बची। और मैं 65-70 की एज में भी 70-80 के बीच में कार चलाता था अपनी। तो मुझको तो ये दिखाई दे रहा है सब मामला जो है कि एक आदमी जो किंग होता था वो उसके भी सलाहकार होते थे, उनकी सलाह से चलता था। मैं नरेंद्र मोदी को तो RSS ने बेलगाम छोड़ दिया। जो चेक एंड बैलेंस है उसको क्रिटिसाइज करें, उसको सोचने को मजबूर करो, ख़त्म कर दिया, उनका आप हटा दिया। अब जब आपके कंट्रोल से बाहर हो गया तो अब आप उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं लगा पाओगे। अलादीन का चिराग बाहर आ चुका है, अब आप उनको वापस लैब में नहीं भेज सकते। झगड़ा होगा, आप वो लहर करोगे 75 डेज को मानेगा नहीं, तो शायद पार्टी में डिवीजन होता है। कोई बड़ी पार्टियाँ बहुत सभी पार्टी में डिवीजन हुए। ये कौन सी नई बात है, होगा ज़रूर होगा। क्योंकि जब आप नेचर के आगे जाते हो, नेचर इज द बिगेस्ट हीलर एंड बिगेस्ट रिफॉर्मर। जब आप कुदरत के नेचर के खिलाफ जाते हो तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बीमारी होती है। तो वही होगी बीमारी, और वही बीमारी जब मौत की वजह बनेगी RSS की, और RSS के साथ BJP की। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।